नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। देश की बात अखबारों के साथ। दरअसल आज अखबारों में जो खबर छाई हुई है वो कल प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से गुजरात में थे, हालांकि वो आज भी गुजरात में हैं और इस समय उनका एक रोड शो भी अभी थोड़ी देर पहले तक चल रहा था, शुरू हो गया था। कल वो गुजरात में थे, वडोदरा में एक बड़ा रोड शो हुआ। दाहोद में फिर उनकी एक मीटिंग हुई, उसके बाद एक और सभा हुई। इस पर हमने कल बात भी की थी कि उनकी उनकी जो वडोदरा में रोड शो था उसमें क्या हुआ। लेकिन जो बात आज करनी, जो खबर छपी हुई है सब जगह, वो ये है कि सुख चैन की जिंदगी जियो वरना मेरी गोली तो है ही, पीएम मोदी ने कहा है। ये मैं जागरण का हेडलाइन बता रहा हूं और जो हेडलाइन दैनिक भास्कर ने लगाया है वो हेडलाइन है, मोदी को पाक की चेतावनी, सुख चैन से जियो अपनी रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। ये पूरी खबर अगर पढ़ें तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये जो दैनिक भास्कर में छपी है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 दिनी दौरे पर गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर जमकर बरसे। उन्होंने सोमवार को भुज में 54,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, सुख चैन से जियो, अपने हिस्से की रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। मोदी ने कहा, भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया है और पाकिस्तान की हालत क्या है। जो देश बंटवारे के बाद पैदा हुआ उसका एकमात्र लक्ष्य भारत से दुश्मनी करना। आज पाकिस्तान के युवाओं लोगों को सोचना होगा कि आपकी सेना, आपके हुक्मरान आतंक के साए में पल रहे हैं। आपकी सरकार आतंकवाद को समर्थन दे रही है। वे आपके भविष्य को नष्ट कर रहे हैं, आपको अंधेरे में धकेल रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम को इसके खिलाफ आगे आना होगा। और फिर जो उनकी डायलॉग्स हैं बहुत सारे, जैसे दाहोद में जिन्होंने कहा था, जो बहनों के माथे से सिंदूर मिटाने की कोशिश करेगा हम उसे मिटा देंगे। हमने मैंने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दे रखी है और हमने पाकिस्तान सेना को धूल चटा दी। और इसके अलावा एक खास बात यह हुई थी, कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार जो था उसने ये खबरें बहुत तेजी से आई, फोटोग्राफ्स भी आए कि प्रधानमंत्री मोदी पर उनके रोड शो के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार फूल बरसा रहा था और बाद में प्रधानमंत्री की तारीफ में कसीदे कढ़े। टेलीविजन, इंडिया टुडे टेलीविजन पर मैं देख रहा था, बाद में उनकी मतलब कर्नल सोफिया कुरैशी की बहन, उसने कहा कि हमें कलेक्टर ऑफिस से फोन आया था और बुलाया गया था, हमें इनवाइट किया गया था कि आपको यहां आना है, आपके लिए इनविटेशन है, इसलिए हम लोग गए थे। तो जो बात मैं कह रहा था वो बात तो यही निकली कि वो लोग अपने मन से नहीं गए होंगे, और मन से गए होते तो उनके लिए बाकायदा एक मंच बने और उस मंच पर उनको उनकी शोकेसिंग की जाए, ये संभव नहीं था। तो इसलिए उसे खास तौर पर एक पर्टिकुलर मैसेज देने के लिए, एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए उनको बुलाया गया था। अब जो मैं बात करना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की आवाम के सामने जो बातें रखी हैं वो बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो बात ये कही है कि चैन की रोटी खाओ नहीं तो मोदी की गोली तो है ही, इसका मतलब क्या है? दरअसल जो बात हम कल रात को भी बात कर रहे थे प्रकाश रे के साथ, उससे पहले भी हम लगातार करते रहे हैं, भारत ने पिछले 10-11 साल में जो सबसे बड़ी चीज खोई है, भारत का डेमोक्रेटिक चेहरा, भारत की जो सॉफ्ट पावर हुआ करती थी, भारत का डेमोक्रेटिक चेहरा, भारत की नैतिकता, अमन के पक्ष में खड़े होने की बात, या खड़े होना, बात ही नहीं, खड़े होना, ये सारी चीजें भारत की मजबूती हुआ करती थी। और यही चीजें, अब आप सोचिए कि अगर भारत किसी भी डेमोक्रेसी का, भारत ही नहीं, किसी भी डेमोक्रेसी का डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड
टॉप लीडर अगर ये पड़ोस के लोगों को ये कहे कि या तो चैन की रोटी अपनी खाओ और नहीं तो फिर हमारी गोली है, ये भाषा दरअसल हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को, जो खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जो एक समर्थक वर्ग पिछले 11 सालों में बड़ी मेहनत के साथ तैयार किया गया है, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और इस तरह के जो नैरेटिव्स दिए गए, तमाम झूठ, तमाम तरह की बातें, जैसे आज भी आपको सोशल मीडिया पर ढेर सारा झूठ पंडित नेहरू के बारे में देखने को मिलेगा। आज पंडित नेहरू की पुण्यतिथि है और पक्के तौर पर आप देखिएगा 3-4 दिनों से पंडित नेहरू के बारे में ढेर सारा प्रोपेगेंडा कि कमला नेहरू को उन्होंने छोड़ दिया था, ऐसा कर दिया था, इसके सहारे छोड़ दिया, कमला नेहरू बीमार थी, वो एडविना के साथ रोमांस कर रहे थे, टाइप वाहियात चीजें जिनका कोई मतलब नहीं है और जिनका कोई सिर पैर नहीं है, जिनको अगर कोई लाइनें जोड़े उनकी तो आप सोच कहेंगे कमला नेहरू कब बीमार पड़ी थी और कमला नेहरू की कब मृत्यु हुई थी और कब एडविना सीन में आई थी। जमीन आसमान का, एडविना 47 में आई और कमला नेहरू 30s में बीमार पड़ी थी। और पूरी कहानी इतनी द्रवित कर देने वाली कहानी है जिसको कोई निर्मम क्रूर व्यक्ति ही उस तरह से सुना सकता है। वो पूरी द्रवित कर देने वाली कहानी है। कमला नेहरू को टीबी था। कमला नेहरू भवाली, जो नैनीताल के पास है, नैनीताल से 12 किलोमीटर पर, या आप कहें भीमताल से भी 12 किलोमीटर पर भवाली है। भवाली में जो टीबी सैनिटोरियम था वहां वो भर्ती थी। उनकी हालत बहुत खराब थी, उनको यूरोप ले जाना था। प्रधानमंत्री कह रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू जेल में बंद थे। जवाहरलाल नेहरू को पैरोल नहीं मिली, जमानत नहीं मिली। इंदिरा गांधी पढ़ती थी शांति निकेतन में। इंदिरा गांधी को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। जवाहरलाल नेहरू ने रविन्द्रनाथ टैगोर को चिट्ठी लिखी कि उनकी देखभाल के लिए, कमला नेहरू की देखभाल के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी की जरूरत है। इंदिरा प्रियदर्शनी को वहां से छुट्टी मिली, वो भवाली गई और भवाली में वो अपनी माँ के पास रही और फिर वो लोग यूरोप गए कमला नेहरू के इलाज के लिए। और नेहरू को जमानत नहीं मिली तो नेहरू के दोस्त सुभाष चंद्र बोस नेहरू के बहुत ही करीबी दोस्तों में से थे। नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस से कहा कि यूरोप आ रही हैं कमला, तुम्हारी जिम्मेदारी है इनको देखने, जिसको इस तरह से ये लोग प्रस्तुत करते हैं कि जैसे लगता पता नहीं सुभाष चंद्र बोस के हवाले कर दिया कमला नेहरू को और खुद यहां मजे कर रहे थे, इस टाइप की बातें करते हैं लोग। वो एक, और सुभाष चंद्र बोस, चूंकि बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि सुभाष चंद्र बोस ने जब शादी की थी जर्मनी में, यूरोप में, तो या वियना में शायद शादी की थी उन्होंने, तो जब उन्होंने शादी की तो इसकी जानकारी सिर्फ शेयर की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू से और किसी से शेयर नहीं की थी। नेहरू ने कहा था कि तुमको वापस आना है, कांग्रेस की राजनीति करनी है, ऐसे में तुम ये बातें किसी को मत कहना, क्योंकि अपने यहां का वो अलग रहता है। और आप सोचिए कि ये बातें बहुत बाद में लोगों को पता चल पाई, नेहरू ने कभी किसी से नहीं कहा। और बाद में जब नेहरू को जमानत मिली तो नेहरू गए। जो ये बात कही जाती कि वो मर गई और उनको मुखाग्नि देने वाला कोई नहीं था, ऐसा नहीं है। और एक बात और जिसको सब लोग छुपाते हैं, कमला नेहरू की फोटो, कमला नेहरू की निशानियां नेहरू के बेडरूम में उनके बिस्तर के सिरहाने रखी रहती थी। जो लोग ये कहते हैं कि, और ये जबरदस्त ढंग से फैलाया जा रहा है, तो कितने क्रूर हो सकते हैं वो लोग जो इस तरह की झूठी कहानी कहते हैं, कितने निर्मम हो सकते हैं। आप सोचिए कितने निर्मम हैं जो इस तरह की झूठी कहानियां, जो लोग नहीं जानते और प्रोपोगेट करते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, वो तो बेचारे हैं, उन पर तो दया की जानी चाहिए। लेकिन जो इन कहानियों को प्रोपोगेट करते हैं इसलिए कि अनजान लोगों को, भोले भाले लोगों को इससे बरगलाया जा सके, सोचिए वो लोग कितने क्रूर हैं।
और इसका अंदाजा लगाइए कि जो ये करते हैं वो क्रूर क्यों हैं, और ऐसे क्रूर लोगों के हाथों में क्या देश बहुत आगे और बहुत सफल हो सकता है, बहुत विकास कर सकता है? ये सोचने की बात। खैर, फिर लौट के आते हैं कि डेमोक्रेटिक देश में जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी हो, फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, इफेक्टिव डेमोक्रेसी, और जहां के लोग ये मानते हों कि वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, वहां का नेता गोली की बात करे कि पड़ोस के देश के लोग सुधर जाएं, अपनी सरकार पर दबाव बनाएं, फौज पर दबाव बनाएं, नहीं तो गोली खाने को तैयार रहें। ये दरअसल चीजें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, जिंगोइस्टिक चीजें हैं, ये चीजें बड़ी एक जोश भर सकती हैं, लेकिन इनके पीछे का आइडियोलॉजी समझिए क्या है, इनके पीछे की चीजें क्या है। ये बात क्या कभी नेपाल के लिए कही जाएगी? पाकिस्तान के लिए कही जाती है। ये बात कभी कभी भी कोई ऐसी स्थिति बने क्या श्रीलंका के लोगों के लिए कही जाएगी? पाकिस्तान के लिए कही जा रही है। इसको आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान के लिए गोली की बात क्यों कही जा रही है। आपको याद होगा 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने गोली मारो के नारा दिया था, और सीए एनआरसी के जब आंदोलन चल रहा था उस दौरान भारतीय जनता पार्टी का ही एक समर्थक और छोटे लेवल पर कोई पदाधिकारी था, शायद एबीवीपी या किसी में, जो पिस्तौल लेकर के जामिया मिलिया पहुंच गया था और उसने वहां फायर भी कर दिया था। सोचिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की मंशा कोई इस तरह की रही होगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते। दरअसल अगर ये इसमें ईमानदारी है कि पाकिस्तान के लोग समझें चीजों को, तो उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान के लोगों के प्रति, लोगों को अपने देश हमारे यहां से मिलने जुलने की उनको पूरी छूट मिलनी चाहिए। वो देखें कि हमारे देश में जब आप कहते हैं कि हम चौथी बड़ी इकोनॉमी हो रहे हैं, वो देखें कैसे इस देश की इकोनॉमी 4200 बिलियन डॉलर की है, और कैसा उनका देश जो है, जो आज से 35 साल 40 साल पहले तक भारत से ज्यादा अमीर था, पर कैपिटा इनकम ज्यादा थी उनकी, वो देश कैसे आज कटोरा लेकर के खड़ा हो गया। कैसे जो हमारी 4200 बिलियन डॉलर जीडीपी है और पाकिस्तान की जीडीपी 360-370 बिलियन डॉलर है, कहां? तो ये देखना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। जैसे कश्मीर है, हमारा कश्मीर बहुत डेवलप है, उनका कश्मीर अभी भी मध्ययुगीन समय में रहता है, जो उनके कब्जे में कश्मीर है, लेकिन हमारा कश्मीर बहुत डेवलप है। वहां फ्लाइट्स हैं, ट्रेन है, अच्छी चमचमाती रोड्स हैं। ऐसी क्या चीज है जो नहीं है, जो दुनिया में होती हो और हमारे कश्मीर में नहीं है? हर चीज है। उनका कश्मीर मध्ययुगीन टाइप का है, जो उन्होंने कब्जा कर रखा है। गिलगिट बाल्टिस्तान भी उसी तरह का। चीन ने जो सड़क बना रहा है, वो सड़क ना हो तो गिलगिट बाल्टिस्तान तो बिल्कुल, अफगानिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान एक जैसे उसमें आप कह सकते हैं आर्थिक रूप से। तो ये जो चीजें हैं, इसलिए ये चिंताजनक बात है कि प्रधानमंत्री डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए जिस तरह की बातें करते हैं, इन बातों का असर हमारी इंटरनेशनल इमेज पर पड़ता है। और जो बात हम कल कर रहे थे कि इस दौरान ये 88 घंटे जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट था, पाकिस्तान से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसमें अटैक्स हुए, उस दौरान कोई दुनिया का कोई देश खुल करके भारत के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्यों नहीं किसी ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया कि वो पाकिस्तान को बोला कि तुम गलत कर रहे हो? क्यों नहीं किसी ने ऐसा कहा? क्यों नहीं लोग खड़े दिखाई दिए? और उसकी ये क्यों जरूरत पड़ी, जब पिछले 11 साल के दौरान हमारे प्रधानमंत्री 127 या 130 विदेश यात्राएं कर चुके, 72 देशों की यात्राएं की, सब जगह गले मिलते हैं, सब जगह लोगों से मिलते हैं, हमारे विदेश मंत्री लगातार विदेश में ही रहते हैं। उसके बावजूद
अगर हमें प्रतिनिधिमंडल भेजने पड़े सर्वदलीय, तो इसका मतलब क्या है? और उसके बाद हम गोली मारने वाली भाषा में बात करें। हम एक डेमोक्रेसी हैं, हम ऑटोक्रेसी नहीं है। जब कोई संस्था डेमोक्रेसी पर निगरानी रखने वाली या जो जो लोग इस तरह की संस्थाएं होती हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, जो इस तरह के सर्वे करते हैं, डेमोक्रेसी इंडेक्स वगैरह जारी करते हैं, जब वो कहते हैं कि भारत जो है इलेक्टेड ऑटोक्रेसी की कैटेगरी में आता है, तो हम उन पर गुस्सा करते हैं कि वो हमारे देश को जानबूझ करके डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ये कहती है। लेकिन जब हम खुद डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होते हुए भी डेमोक्रेसी की बात करते हुए बुद्ध की बात करते हैं, गांधी की बात करते हैं, हम कहते हैं युद्ध का समय नहीं, बुद्ध का समय है, उस समय हम पड़ोस के लोगों के नागरिकों को कहते हैं, दूसरे देश के पड़ोसी देश के नागरिकों को कहते हैं, या तो चैन की रोटी खाओ अपनी, नहीं तो फिर हमारी गोली खाओ। ये दरअसल ये भाषा अपने में बहुत कुछ कम्युनिकेट करती है। ये भाषा पाकिस्तान को डायरेक्टेड नहीं है, दिक्कत यही सबसे बड़ी है। ये भाषा हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एड्रेस कर रही है, और ये जो भाषा जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एड्रेस कर रही है, ये एकता की बात नहीं करती, विविधता में एकता की बात नहीं करती है, ये डराने की बात करती है, ये जो है वो डिविसिवनेस की बात करती है, डिवाइड करने की बात करती है। यहां पर दिक्कत है। और इसी वजह से जो कल हम लोग बात कर रहे थे प्रकाश रे के साथ, तो एक बात निकल के आई कि भारत पर कोई भरोसा नहीं करता है। या और भी कुछ लोगों को मैं सुन रहा था, बड़े विद्वानों को, बड़े जर्नलिस्ट को जो बीबीसी में रहे हैं या दूसरी जगहों पर हैं, उन सबको सुन रहा था, और जिनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, उन्होंने कहना भारत पे किसी को भरोसा नहीं है दुनिया में। और ये भरोसा डिगा क्यों? ये पिछले 10-11 सालों का मामला है जिसमें भरोसा डिगा है। भारत कहां जाएगा, क्या करेगा, कैसे बिहेव करेगा, कुछ नहीं पता। और जिस तरह से दरअसल एक चीज और है जिसके चलते भारत की करेंसी जो है कमजोर हुई, करेंसी मतलब रुपया नहीं कह रहा हूं मैं, भारत की जो धमक है वो जो कमजोर हुई, उसकी बड़ी वजह यह है कि आप अपने क्षेत्र में, जो आपका अपना क्षेत्र है, आपका जो नेबरहुड है, उस नेबरहुड में आपका कोई दोस्त नहीं है, आप किसी के भी ट्रस्टेड फ्रेंड नहीं है, लाई नहीं है, आप किसी को भी नहीं कह सकते, या कोई आपको नहीं कह रहा कि आप टाइम टेस्टेड फ्रेंड हैं किसी के। चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, मालदीव हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान को तो छोड़ ही दीजिए। या और थोड़ा अगर एक्सटेंडेड नेबरहुड में जाएं तो थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, इन जगह, इंडोनेशिया हो, इन जगहों पर, अफगानिस्तान हो, इन जगहों पर भी आप नहीं पाएंगे कि ये इस तरह की कहीं चीज हो कि आपके साथ। और जो बात कही गई, अफगानिस्तान हमारे साथ खड़ा हुआ, अफगानिस्तान की जो रिजीम है, तालिबान रिजीम, मैं बार बार कह रहा हूं ये वही रिजीम है। हमें फोटो याद आ जाता है जब तालिबान की बात होती है, वो कंधार एयरपोर्ट का। आप तलाशिए उसे और आप देखिए ये कौन से लोग हैं। अभी हमारी सरकार ने एक गुडविल गेस्चर के तहत कल ही ये अलाउ किया है कि जो 5 साल पहले अफगानिस्तान में जब तालिबान की सरकार आई थी, तब वहां के वीजा बंद कर दिए गए थे, इवन मेडिकल वीजा पे भी रोक लगा दी गई थी। तो अब वीजा थोड़ा लीनियंट किए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों अफगानिस्तान हमारे साथ, या तालिबान हमारे साथ खड़ा दिखाई दिया। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि तालिबान पूरी तरह से चीन की गिरफ्त में है, और जिन मुत्ताकी से जयशंकर ने बात की थी, विदेश मंत्री जो है वहां के, उन मुत्ताकी को पिछले बुधवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में तलब किया था, और पाकिस्तान के मंत्री से, डार से, जो उप प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात कराई थी, और दोनों के बीच में जो भी बातें हुई हों उस, और जो ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान को लेकर के जो बात चलती है,
जिस तरह की दुश्मनी पाले हुए हैं, उस दुश्मनी को थोड़ा कम कराने की कोशिश चाइना ने तालिबान और पाकिस्तान के बीच में की, और मुत्ताकी चाइना की बात को टाल नहीं पाए। उसी के 2 दिन पहले ही तो उन्होंने बात की थी जयशंकर से, लेकिन जब वांग यी ने उनको तलब किया बीजिंग, तो वो भागे भागे बीजिंग गए। खैर, ये चीजें चल रही। एक और कर्नल सोफिया कुरैशी की हमने बात की। कर्नल सोफिया कुरैशी, और कल भी मैंने कहा था, जब मैंने 5 सवाल रखे थे प्रधानमंत्री के लिए, मैंने कहा था क्यों नहीं प्रधानमंत्री अपने सभाओं में ये कह पाते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी उनकी बेटी है। क्यों नहीं वो कह पाते हैं कि विजय शाह जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, उनको हमारी पार्टी में रहने का अधिकार नहीं है, उनको मंत्री रहने का अधिकार नहीं है, उनको तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए। ऐसा वो भोपाल फोन करके वहां के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं कह देते हैं, मोहन यादव को। मोहन यादव तो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, जिनकी पर्ची भेज दी थी प्रधानमंत्री ने और खट्टर ने निकाल दी थी। इस तरह से वो मुख्यमंत्री बने थे। तो एक पर्ची भेज सकते हैं कि भाई विजय शाह को हटाओ, जगदीश देवड़ा को हटाओ। क्यों नहीं करते हैं? ये सब चल ही रहा था। दूसरी तरफ कर्नाटक में एक बीजेपी के एमएलसी ने कर्नाटक में बीजेपी के एमएलसी ने एक और कांड कर दिया। उन्होंने जो है कलेक्टर हैं वहां की, मैं अभी आपको वो खबर बताता हूं। कलेक्टर है, एक मिनट, मैं दरअसल वहां क्या हुआ, कलेक्टर हैं जो मुस्लिम हैं, उनको बीजेपी के एक एमएलसी ने ये कहा है कि वो कलेक्टर जो है वो पाकिस्तानी है, उनको पाकिस्तानी कह दिया है। तो अब एक तरफ सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहना, और दूसरी तरफ एक दूसरी मुस्लिम कलेक्टर को जिसको पुरस्कार मिल चुके हैं, बड़े बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं अच्छा काम करने के, जिसको पुरस्कार मिल चुके हैं इसके क्या बोलते हैं, अच्छे प्रशासनिक कार्य करने के लिए, जिसको पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। उस लेडी ऑफिसर को भारतीय जनता पार्टी का एमएलसी कहता है कि ये पाकिस्तानी है, ये कांग्रेस के लिए काम करती है। अब क्या प्रधानमंत्री मोदी, चूंकि और कोई तो बोलता नहीं है, तो प्रधानमंत्री मोदी को ही बोलना पड़ेगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे कि ये जो बीजेपी एमएलसी एन रवि कुमार हैं, एन रवि कुमार को क्या उनको भारतीय जनता पार्टी में रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा? इन्होंने कलबुर्गी की डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम के बारे में ये कहा कि सी मे हैव कम फ्रॉम द पाकिस्तान। इनको जो है 2015 कैडर की आईएएस अफसर हैं, और इनको जो बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड अभी मिले, जो 22 लोगों को मिले, उनमें से एक फौजिया तरन्नुम भी है। और इसका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो कुछ नहीं कहा गया, आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने इसका विरोध किया है। ये दरअसल रवि कुमार जो है, एक रैली जो बीजेपी ने कालाबुर्गी में रैली आयोजित की थी, उस रैली को संबोधित कर रहे थे, और उस रैली में इन्होंने वहां की कलेक्टर को निशाना बनाया। इन्होंने जो एग्जैक्टली कहा वो ये है कि आई डोंट नो वेदर शी कम्स फ्रॉम पाकिस्तान or is an IAS officer here. Listening to your applause, I think she might have come from Pakistan. कालाबुर्गी जो है वो is the bastion of Congress President Mallikarjun Kharge. Congress workers had blocked Narayan Swamy, who was in Kalaburgi for the Tiranga Yatra, after he allegedly likened Kharge's son and Karnataka Minister Priyank Kharge to a dog. ये दरअसल जो नारायण स्वामी हैं, जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, उन्होंने प्रियांक खड़गे को कुत्ता कहा। मतलब इस लेवल की बातें कही जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप इस पर चुप है। और ये खबर द इंडियन एक्सप्रेस में छपी है और साउथ के अखबारों में छपी है।
नॉर्थ के हिंदी अखबारों में तो खबर भी नहीं है। ये चीजें एक तरह से चल रही हैं। अब प्रधानमंत्री गोली मारो और ये सब कह रहे हैं, दूसरी तरफ जयशंकर कल सफाई दे रहे थे। जयशंकर कह रहे थे कि जो राहुल गांधी ने कहा है या उन्होंने जो कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने पाकिस्तान को बता दिया था, अब एग्जैक्टली उन्होंने जो बात कही कि ऑपरेशन होने के आधा घंटे के बाद, यानी 1:30 तक ये कार्रवाई हुई थी। 1:44 पर पीआईबी की प्रेस रिलीज आई थी रात को, और 1:44 की प्रेस रिलीज आने के बाद उनका कहना है कि हमारे डीजीएमओ ने पाकिस्तान को फोन किया। ये बात तो कभी इससे पहले कही नहीं गई कि हमारे डीजीएमओ ने पाकिस्तान को फोन किया। मैं आपको खुद अपनी बात बताऊं कि 2 बजे के आसपास, 2 बजने में 2 मिनट कम या 5 मिनट कम पर मैं चुप कंप्यूटर पे बैठा हुआ था, ट्विटर सर्फ कर रहा था, तो मैंने खुद वो वीडियो देखे जो वीडियो अपलोड हुए थे, और हमने पीआईबी की रिलीज 2 बजे के आसपास देख ली थी। हमने डिफेंस मिनिस्ट्री का जो ट्वीट था उसे देख लिया था। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जयशंकर, ठीक है, जयशंकर बता रहे हैं कि नहीं, हमने उनको पहले आगाह नहीं किया, पहले बताया नहीं, आधे घंटे बाद बताया, जब ये ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन मतलब ये अटैक्स हो गए, उसके आधे घंटे के बाद बताया। ठीक है, आपने आधे घंटे के बाद बताया, तो पहले आप ये क्यों कह रहे थे? और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी या कई सोर्सेज के हवाले से ये बातें क्यों हो रही थी कि ये इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं कि उसमें बताना होता है? इस तरह की बातें अखबारों में क्यों आई थी? ये दरअसल मेरे दिमाग में, मैं जयशंकर पर भरोसा करता हूं, लेकिन सवाल ये है कि अगर जयशंकर बिल्कुल सही थे, कोई गड़बड़ नहीं था, तो ये इस तरह की अटरम सटरम चीजें सोर्सेज के लिहाज से मीडिया को क्यों फीड की गई? और उस दौरान ही ये क्यों नहीं कहा गया टाइम स्टैंप के साथ कि जब पीआईबी की प्रेस रिलीज आ गई थी, हमने जारी कर दिया था, उसके बाद पाकिस्तान से हमारे डीजीएमओ ने बात की? ये बताया जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं बताया। दूसरा जो अमेरिका की बात है कि सीज फायर किसके दबाव में हुआ, क्या अमेरिका ने कराया है? जिस पर जयशंकर का कहना बिल्कुल नहीं कराया है। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है कि भारत के द्वारा सीज फायर की घोषणा से पहले ट्रंप ने ट्वीट कैसे कर दिया? फिर अगर ट्रंप का उसमें कोई रोल नहीं था, तो ट्रंप ने ट्वीट कैसे किया? और दूसरा सवाल ये सबसे बड़ा आता है, मार्को रूबियो जो वहां के विदेश मंत्री हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मार्को रूबियो का वो डिटेल ट्वीट कैसे आया कि इस सीज फायर के पीछे क्या एक्सरसाइज यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने की है? ये कैसे आया? तो क्या भारत सरकार या जयशंकर या प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री खुद ये बात कह सकते हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, रूबियो झूठ बोल रहे हैं, जेडी वांस ने जो रिट्वीट किया है वो झूठ है? और जब तक ये नहीं कहा जाता तब तक ये गोलमोल चीजें ही हैं। और दरअसल ये इशू इसलिए बना क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना तो विपक्ष के नेताओं से बात करते हैं, ना किसी बात को लेकर उनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं। मान लीजिए किन्हीं वजह से कुछ ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक में शेयर नहीं की जा सकती, तो आप जिम्मेदार नेताओं के साथ तो शेयर कर सकते हैं कि भाई, और यही एक आपसी कॉन्फिडेंस का मामला होता है। मामला ये नहीं होता है कि सारे लोगों ने देश का सपोर्ट तब है और एक तरफा के साथ प्रधानमंत्री जो करें उनको खुली छूट है और विपक्ष उनके पीछे हाथ बांध के खड़ा हो जाएगा। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट देशभक्ति। दरअसल होना यह चाहिए कि प्रधानमंत्री जो कुछ कर रहे हैं उसमें जो टॉप लीडर्स हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उनको खुद कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और उनको अप्राइज करना चाहिए कि स्थितियां क्या हैं, चीजें क्या हैं, इन स्थितियों में उनको क्या करना पड़ रहा है या क्या करने की जरूरत है, और यही मुफीद है। और ये हमेशा होता रहा है, डेमोक्रेसीज में ये होता है, अपने देश में होता रहा है कि जब कोई ऐसी चीज हुई है तो विपक्ष के नेताओं को पूरी तरह से उनको इस बारे में बताया गया है, उनके सवालों के जवाब दिए गए हैं, और जो चीजें पब्लिक उसमें नहीं आनी चाहिए वो उनको कह दिया जाता है कि भाई ये चीजें सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं है, ये पब्लिक में रखने के लिए नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे देश की राजनीति में जो पार्टी सत्ता में है, जो लोग सत्ता में हैं,
वो सारी चीजों का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में फायदा उठाना चाहते हैं। तो ऐसे में वो कोई भी चीज ऐसी विपक्ष से भी शेयर नहीं करना चाहते और नहीं चाहते हैं कि विपक्ष को कोई किसी तरह का क्रेडिट मिल सके। किसी तरह से उनको इस बात से भी दिक्कत है कि विपक्ष साथ क्यों खड़ा था उनके, क्योंकि विपक्ष साथ खड़ा होने की वजह से क्या हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ये नहीं कह पा रहे हैं अब कि विपक्ष देश विरोधी काम कर रहा था। उनको, उनके लिए अच्छी बात ये नहीं है कि विपक्ष साथ में खड़ा था, पूरा देश एकजुट था, उनके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उनसे वो मौका छिन गया जिसका वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इस्तेमाल कर सकते थे। और इसीलिए आप देखिए कि जो एक जो भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री मोदी का जो इकोसिस्टम है, पूरा जो इकोलॉजी है उनके लोगों की, या आप कहें कि जो टोपोग्राफी भी कह लीजिए आप उसे, जो है वो एकदम एक्टिव हो जाती है और तुरंत विपक्षियों को, विपक्षी दलों को पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए बोलने वाला कहने लगती है। जैसे राहुल गांधी को कहा गया कि ये तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब पाकिस्तान कोई बात कह रहा है, दुनिया के अखबार कोई बात कह रहे हैं, फ्रांस का मीडिया कोई बात कह रहा है, अमेरिका का मीडिया कोई बात कह रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, जो वारफेयर एक्सपर्ट्स हैं, वो कुछ बात कह रहे हैं, मार्केट्स उस पर रिस्पॉन्ड कर रही हैं, तो भारत को क्यों नहीं बताना चाहिए कि एक्चुअली क्या हुआ? दूध का दूध, पानी का पानी क्यों नहीं कर देना चाहिए? और क्यों एम्बिगुअस सिचुएशन बना के रखनी चाहिए जिसमें तमाम तरह की कयासबाजियों को जन्म मिल सके? तो ये दिक्कत है। और जो मैंने कहा कि गोली बोली वाली जो बात चलती है वो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। इसमें आप दुनिया में, मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं कि ट्रंप की बात करें या शी जिनपिंग की बात करें या पुतिन की बात करें या जेलेंस्की की बात करें या मैक्रों की बात करें, स्टार्मर की, मैं इन नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं दुनिया की जनता। आपको याद होगा कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर इस देश में आए तो उन्होंने कहा ये देश जो है हमारे लिए तीर्थ स्थल से कम नहीं है, क्योंकि ये गांधी का देश है। नेल्सन मंडेला यहां आए तो वो भी इसी तरह की भाषा बोल रहे थे। आपको याद होगा फलस्तीन के नेता थे यासर अराफात, वो भी जब यहां आते थे, उग्रवादी नेता थे, लेकिन यहां आते थे तो वो इसको वो तीर्थ ही मानते थे। कई सारे अमेरिका के राष्ट्रपति जिनका भारत के साथ बहुत अच्छा, देश के तौर पर बहुत अच्छे रिलेशंस हमारे नहीं रहे हैं पहले, लेकिन वो लोग जिस तरह से चीजों को देखते थे, महात्मा गांधी को जिस तरह से देखते थे, अंबेडकर को जिस तरह से देखते थे, तो वो एक ताकत थी। जवाहरलाल नेहरू को जिस तरह से देखते थे, ये एक ताकत थी जबरदस्त तरीके से। जवाहरलाल नेहरू को लेने के लिए अगर हवाई जहाज की सीढ़ियों पर अमेरिका का राष्ट्रपति मौजूद हो, और उस समय जब अमेरिका की पूरी दुनिया में तूती बोलती थी, तो ये ताकत थी भारत की, जो ताकत अब नहीं है। व्हाइट हाउस में हमारे प्रधानमंत्री गए और उनको लेने के लिए वहां का राष्ट्रपति नहीं आया। उसने व्हाइट हाउस की जो चीफ है, जो काम करने वाले लोग, स्टाफ, चीफ ऑफ स्टाफ जिसे बोलते हैं, उसको भेज दिया उसे प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए। तो ये एक जगह केनेडी लेने आते हैं, रीगन राजीव गांधी के लिए छाता पकड़ते हैं, रोनाल्ड रीगन, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, छाता पकड़ते हैं राजीव गांधी के लिए। और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री को व्हाइट हाउस के पोर्टिको में ही लेने के लिए राष्ट्रपति नहीं आते हैं। ये क्या दर्शाता है? हम कहते रहे, ये यही दर्शाता है कि जब जिस भाषा में हम बात करते हैं उस भाषा से हम अपने को कमजोर करते जा रहे हैं, अपना प्रभाव खत्म करते जा रहे हैं, दुनिया में जो हमारी सॉफ्ट पावर है उसको खत्म करते जा रहे हैं। तो ये खबरें, खैर पहले जब अखबार होते थे, आज से खासे दिन पहले बात करें, तो लोग इस तरह से
एडिटर्स, जर्नलिस्ट इस तरह के एनालिसिस भी डालते थे जब ऐसी कोई बात होती थी, और ये चीज भी कहते थे कि प्रधानमंत्री को ऐसा कहना शोभा देता है कि नहीं देता है। अब दरअसल ये नहीं कहा जाता, उसको बस एम्पलीफाई किया जाता है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसको कितना ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया जाए, या थोड़ी लोकलाज अगर किन्हीं एडिटर्स में होती है, पत्रकारों में होती है, तो उसको थोड़ा दबा के लगा देते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, कोई कोई पूछेगा, अगर ये सवाल आएगा प्रधानमंत्री को क्यों नहीं लगाया, या अच्छे से, तो कहेंगे नहीं नहीं देखिए हमने लगा तो दिया, बढ़िया से लगा दिया है। तो ये स्थितियां हैं। खैर, एक और खबर मेरी निगाह में आई, वो खबर ये कि इंडियन एक्सप्रेस में ही है वो खबर, शायद इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर है कि बिहार में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, और इधर जो घटनाएं और हो गई, जैसे तेज प्रताप यादव की घटना हो गई, तेज प्रताप यादव वाली घटना का क्या असर पड़ेगा क्या नहीं अभी तय कर पाना थोड़ा मुश्किल है, वहां के पॉलिटिक्स में क्या असर पड़ने वाला है। लेकिन तेज प्रताप यादव की घटना को, इस जो पूरा और जो मजबूत दिखाई देता था महागठबंधन, उसमें दरार डालने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जरूर इस पूरे एपिसोड को प्ले करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कितनी दूर तक प्ले हो पाएगा, इसे भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मामला बहुत अलग किस्म का है, सीरियस है, और लालू प्रसाद के बेटे का है। और सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या लालू प्रसाद को पहले से नहीं पता था? बहुत सारे फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं, कुछ वीडियो तैर रहे हैं, जिनसे ये पता चल रहा है कि जो तेज प्रताप का जो ये रिलेशनशिप है ये पहले से था, और शायद उनकी शादी भी हुई। हालांकि ये शादी जो 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 ऐश्वर्या से शादी हुई थी, मुद्रिका यादव की बेटी से, दरोगा प्रसाद राय की पोती से, वो शादी अभी तक नल एंड वाइड, ये नल एंड वाइड की बात नहीं है, तलाक अभी तक नहीं हुआ है। चूंकि तलाक अभी तक नहीं हो पाया है, इसलिए या तो ये शादी नल एंड वाइड रहेगी, और दूसरा कि वो जो शादी है उस लड़की के, ऐश्वर्या राय के जो तर्क हैं, जो अदालत में जिस चीजों को लेकर के गई है, वो ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। खैर, ये टेक्निकल मामला है। मामला ये है पब्लिक परसेप्शन क्या बनेगा, और दूसरी बात ये है, क्या तेज प्रताप यादव, जिनको लालू प्रसाद यादव ने पार्टी से तो निकाला ही है, अपने कुनबे से भी बाहर कर दिया है, क्या तेज प्रताप यादव चुप बैठेंगे और लालू प्रसाद यादव की बात को मान लेंगे, या फिर तेज प्रताप यादव बीजेपी या कुछ ऐसी पॉलिटिकल पावर्स के हाथ में खेलना शुरू कर देंगे, जिससे कि वो तेजस्वी यादव और जो कुनबे से उनको निकाला गया उसका पॉलिटिकल तौर पर और निजी तौर पर बदला ले सके। एक इसमें एंगल और है, वो एंगल ये है कि तेज प्रताप यादव को लेकर के राबड़ी देवी का हमेशा ही बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। तेज प्रताप यादव पर अगर अंकुश नहीं लग पाया तो उसमें बहुत बड़ा हाथ राबड़ी देवी का रहा है। राबड़ी देवी हमेशा तेज प्रताप यादव को बचाती आई है। राबड़ी देवी, ऐसा नहीं है कि वो तेजस्वी के खिलाफ हैं, लेकिन वो तेज प्रताप को हमेशा एक कवच के तौर पर, एक माँ है, एक कवच के तौर पर खड़ी रहती हैं तेज प्रताप के लिए। इस बार वो नहीं खड़ी होंगी, इसकी क्या गारंटी है? तो ये सब चीजें खैर आने वाले दिनों में अनफोल्ड होंगी, और तब पता चलेगा किस किस डायरेक्शन में चीजें जाएंगी। लेकिन एक बड़ी खबर ये है, असदुद्दीन ओवैसी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो बिहार में महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में उनको स्पेस मिल सके। आपको याद दिला दे, 2020 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM ने बसपा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ गठबंधन किया था, और 25 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जिन 25 सीटों पर चुनाव लड़ी थी उसमें से 5 सीटें उसने न सिर्फ जीती थी, बल्कि बाकी सीटों पर महागठबंधन की पूरी गणित को गड़बड़ा दिया था, जिसके चलते महागठबंधन सिर्फ 12 के नंबर से सरकार बनाने से वंचित रह गया। और कहा यह जाता है, जैसे अलग अलग फैक्टर्स कहे जाते हैं, एक फैक्टर ये कहा जाता है कांग्रेस 70 सीटों पर नहीं लड़ती और कम सीटों पर लड़ती, या कांग्रेस 70 में से 19 की जगह अगर वो जैसा 2015 में जो उसका परफॉर्मेंस रहा था 28 सीटें, तो 28 सीटें अगर जीत लेती तो सरकार बन जाती। लेकिन कांग्रेस नहीं जीत पाई, तो कांग्रेस के प्रदर्शन की वजह से तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनी। एक नैरेटिव ये रहता है। दूसरा नैरेटिव ये रहता है
कि भारतीय जनता पार्टी को जब पहले चरण में लगा कि उनके पैर के नीचे से मिट्टी खिसक रही है, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, तो उन्होंने फिर जो बाकी तौर तरीके होते हैं उन तौर तरीकों का इस्तेमाल किया दूसरे और तीसरे चरण में। नीतीश कुमार को भी लगा कि चीजें, और उस बार चिराग पासवान नीतीश के खिलाफ लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी नीतीश को किनारे लगाने के लिए चिराग पासवान के पीठ पर हाथ रखे हुए थे। लेकिन जब पहले चरण के चुनाव हो गए दक्षिण बिहार में खास तौर पर, तब उसको एहसास हुआ कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारी जमीन ही खिसक जाएगी। तब फिर चीजों को फिर से ठीक करने की कोशिश की गई, इस वजह से वो सरकार बन पाई। और तीसरी बात ये कही जाती है कि एआईएम अगर सीमांचल के क्षेत्र में खड़ा नहीं होता तो फिर नीतीश कुमार की सरकार या एनडीए की सरकार नहीं बन पाती। और यही वो फैक्टर है, यही वो बात है जिसको जो एआईएम अपने पक्ष में, जिसका इस्तेमाल इंडिया गठबंधन में अपनी जगह बनाने के लिए कर सकता है। हालांकि चुनाव के बाद 1-1.5 साल के अंदर ही जो एआईएम के एमएलएस थे, 5 एमएलए, उसमें से 4 आरजेडी में चले गए थे। और उसके जो अध्यक्ष हैं बिहार के एआईएम के, वो भी दरअसल पुराने आरजेडी वाले ही हैं, लेकिन वो आरजेडी में नहीं गए, वही बचे। अब जो स्थितियां बन रही हैं उन स्थितियों में शायद दो बातें हो सकती। एक बात ये कि जमीनी जो इंफॉर्मेशन है, जमीनी जो माहौल है, वो माहौल ऐसा होगा कि इंडिया गठबंधन के साथ ही पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जाने को तैयार दिखाई देती होगी। ऐसे में एआईएम अगर पिछला अपना वो, मान लीजिए जिस तरह से उन्होंने 5 वो जीते थे और इस बार चुनाव लड़े और उनकी जमानतें जब्त हो जाए, तो एआईएम का एक तरह से नॉर्थ इंडिया में जो एक थोड़ा सा धमक रहती है, वो धमक पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और असदुद्दीन ओवैसी की जो एक पूछ परख रहती है, वो पूछ परख भी इसके साथ ही खत्म हो जाएगी। तो एक वजह तो ये हो सकती है जिसकी वजह से एआईएम महागठबंधन में आना चाहता हो। दूसरा, महागठबंधन के लिए एआईएम क्या महागठबंधन उनको स्पेस देगा, ये बड़ा सवाल है। और ये बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि एआईएम को ये माना जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने वाली पॉलिटिक्स करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने वाली पॉलिटिक्स कहने का मतलब ये है कि वो हमेशा इस तरह के भड़काऊ बयान देंगे जो संवैधानिक रूप से बिल्कुल सही होते हैं, जिनमें आप कोई टेक्निकली कोई फाउल नहीं निकाल सकते, लेकिन वो इतने भड़काऊ होते हैं जिससे कि एक पोलराइजेशन की प्रोसेस शुरू हो सकती है। और जैसे ही पोलराइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। इस बार सवाल यही है, क्या वो पोलराइजेशन की प्रोसेस पहले ही चल चुकी है जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, जिसके चलते असदुद्दीन ओवैसी इस तरह की वो दिखा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन उनको अपने साथ ले ले। क्योंकि अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं तो उनकी ताकत न सिर्फ बनी रहेगी बल्कि बढ़ जाएगी। बढ़ इसलिए जाएगी क्योंकि इंडिया गठबंधन का जो वोट है वो माइनॉरिटी में भी और इसके अलावा भी वो सारा एकजुट होकर के उनको मिल जाएगा, जिससे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और जिस स्ट्रेंथ को वो इस्तेमाल इस बात के लिए भी कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने कि देखो हमारी स्ट्रेंथ ये है, अब बताओ, मतलब बार्गेन करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही उनकी कमजोर पक्ष है, कमजोर पहलू है, जिसके चलते इंडिया गठबंधन की पार्टियां असदुद्दीन ओवैसी पर विश्वास नहीं करती। नहीं तो जब मैं शुरू में देखता था, मुझे लगता था कि असदुद्दीन ओवैसी को तो बिल्कुल विपक्षी दलों को ले लेना चाहिए, लेकिन वो जिस तरह की फिर बातें करने लगते हैं, शर्तें रखने लगते हैं, उन शर्तों में कोई विपक्षी दल उनको एकोमोडेट नहीं कर सकता है। इस बार हो सकता है वो बिहार में उन्हीं की भाई 5 सीटें हमारी थी या ये थी तो 5, 8, 10 सीटों पर हमें लड़ने दीजिए टाइप चीजें हों, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन उनको अलाउ करेगा, इस बात में मुझे डाउट है। तो ये एक इम्पोर्टेंट खबर मुझे थी जो आने वाले दिनों की पॉलिटिक्स को, जो बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में इंडिकेशंस देती है। तो
और एक खबर और है, जम्मू कश्मीर की एक लड़की जो कोटा में कोचिंग करती थी, उसने आत्महत्या कर ली रविवार की शाम पीजी रूम में पंखे से लटक कर। यानी परसों रात को उसने आत्महत्या कर ली। वो नीट की तैयारी कर रही थी, 18 साल की थी, जीशान उसका नाम था। और कोटा में इस साल, यानी अभी ये 5वां महीना चल रहा है, मई चल रहा है, इस साल ये आत्महत्या की 15वीं घटना है। 15 बच्चे कोटा में इन 5 महीनों में आत्महत्या कर चुके हैं और सरकारें इस पर कोई कहीं कोई जू नहीं रेंग रहा है। ये एक चिंता की, और ये घटनाएं दरअसल पहले भी होती रही हैं। आपको याद होगा, एक बच्ची ने अपने माता पिता को चिट्ठी लिख करके आत्महत्या की थी और उसने कहा था कि हम आपके जो उम्मीदें मुझसे हैं, हम उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे मुंह दिखाएं। ये आज से हमें लगता है 10 साल पहले की बात है। तो इन चीजों पर सोचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। और एक और इम्पोर्टेंट खबर जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि जो प्रधानमंत्री लगातार, जैसे अभी पिछले दिनों दिल्ली में जो बैठक हुई एनडीए के लोगों की, चीफ मिनिस्टर्स की जो बैठक हुई उसमें, या नीति आयोग की जो बैठक हुई, नीति आयोग की बैठक में उन्होंने कहा कि टीम इंडिया, लेकिन नीति आयोग की बैठक के बाद के 4 दिनों में टीम इंडिया की दिशा में प्रधानमंत्री ने क्या काम किया? क्या उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिससे लगे केंद्र सरकार जो है राज्यों के साथ मिलकर के चलना चाहती है, और खासतौर पे उन राज्यों के साथ जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार नहीं करती है? इन 4 दिनों में अभी तक कोई ऐसा इंडिकेशन केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कम नहीं आया है। तो चलिए आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। इजाजत दीजिए, आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। नमस्कार, जय हिंद।